हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आपसे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ फियोडोर डॉस्टोव्स्की की किताब इडियट का पार्ट 3। तो ऑलरेडी पार्ट 1 और 2 मैंने बना दिया है। अगर आप डायरेक्टली ये पार्ट देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि कहानी है, बीच में से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कहानी में है क्या, अब यहाँ पे क्या है, जो प्रिंस मिश्किन है वो जनरल अपैचन की जो फैमिली है, अब वो उनसे मिलने आ जाता है। उनकी वाइफ मिसेस अपैचन और उनकी 3 लड़कियां होती हैं, उनसे मिलता है। अब बातचीत कर रहा है सबसे। इधर प्रिंस मिश्किन खड़ा है, इधर जनरल अपैचन की वाइफ है मिसेस अपैचन और 3 लड़कियां उनकी, ठीक है। तो अब जब बातचीत होती है तो वो पूछते हैं सब कि मिश्किन, तुम तो स्विट्ज़रलैंड गए थे, तुमने बताया तुम 4 साल स्विट्ज़रलैंड में रह के आए, तो ज़रा उस जर्नी के बारे में बताओ, मेन बातें बताओ। और ख़ास तौर पे जो मिसेस अपैचन होती हैं वो तो उसकी रिश्तेदार थी, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। वो कहती हैं बताओ बताओ क्या हुआ, स्विट्ज़रलैंड तुम गए थे, क्या हुआ। अब मिश्किन बताता है, काफ़ी चीज़ें बताता है। तो एक उसमें से वो बताता है एक आदमी के एग्जीक्यूशन के बारे में, जिसको 1 हफ्ते बाद एग्जीक्यूट किया जाना था। एग्जीक्यूट कैसे करना था, सामने एक खंबे पे उसको बांधा जाता और उसको गोली मारी जानी थी। तो बताता है उस आदमी के बारे में। वो कहता है उसको 1 हफ्ते बाद गोली मारी जानी थी, लेकिन एक दिन सुबह 5 बजे वो जेल में है, लेटा हुआ है, सो रहा है, अंधेरा हो रहा है बाहर। जेलर आता है, उसको उठाता है कि उठो। वो कहता क्या हुआ सर, क्या हुआ। जेलर कहता है तुम्हें सुबह आज 10 बजे लेके जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब वो घबरा जाता है। वो कहता है लेकिन बात तो 1 हफ्ते बाद की हुई थी। वो कहता था प्लान चेंज हो गया, तुम्हें अब सुबह 10 बजे करा जाएगा। अब वो जो प्रिजनर है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आप सोचिए, प्रिंस मिश्किन बता रहा है कैसे उसने टाइम बिताया होगा, 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे का टाइम उससे मतलब कैसे बीता होगा। उसको खाना भी दिया जाता है, वो बताता है खाना भी दिया जाता है। खाना खाने के बाद बड़ी मुश्किल से, बहुत बेचैन है, बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकलता है, टाइम गुजरता ही नहीं। अब उसको लेके जाते हैं। जब उसको लेके जा रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो देख रहा है अपने आसपास सब जगह, और एक एक चीज़ उसको एक तरीके से दिखाई दे भी रही है और नहीं भी दे रही, सुन भी रहा और नहीं भी सुन रहा। अब आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, उसको लेके आ गए, सामने खंबा है, खंबे पे उसको बांधा जाएगा, मुंह पे उसके एक कपड़ा उसके बांध देंगे और उसको शूट किया जाएगा, गोली मारी जाएगी। और सामने 3 खंबे लगे हुए हैं, तो यानी कि 3 जो कैदी हैं उनको वहाँ पे पहले लेके जाया जाता है। तो इसका जो नंबर है वो तीसरी बार में है, तो पहले 3 जाएंगे, फिर 3 जाएंगे, फिर इसका नंबर आएगा। तो ये वहाँ खड़ा हुआ है लाइन में। अब 5 मिनट बचे हैं, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद इसका नंबर आ जाएगा। अब वो प्रिंस मिश्किन बताता है कि 5 मिनट सोचिए से कैसे निकले होंगे। तो वो जो लड़कियां हैं जनरल अपैचन की पूछती हैं हाँ क्या हुआ, बताओ बताओ, वो 5 मिनट कैसे निकले उसके। तो बताता है उस 5 मिनट में से पहले 2 मिनट तो उसने अपने दोस्तों के बारे में याद किया, अपनी फैमिली के बारे में याद किया, फिर
3 मिनट बचे हैं। अब उसमें से 2 मिनट उसने अपने बारे में याद किया, सिर्फ अपने बारे में। पहले 2 मिनट में दोस्त, फैमिली, सब। फिर 2 मिनट में सिर्फ अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में। आखिरी के 1 मिनट में उसने आंखें खोल ली और अब वो देख रहा है अपने आसपास। तभी उसकी नज़र पड़ती है सामने एक चर्च पे। तो चर्च के जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे जो सूरज है उसकी धूप पड़ रही होती है, जो सन की लाइट है, रेज है, वो पड़ रही होती है। और उस मोमेंट को देखता है और सोचता है कि सिर्फ 1 मिनट बाद, क्योंकि 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बाद मुझे गोली मार दी जाएगी और शायद मैं भी वो जो सूरज की रेज हैं उसका पार्ट बन जाऊंगा। अभी मैं जीता जागता इंसान हूं। 1 मिनट पहले मैं जीता जागता इंसान हूं। मैं सोच सकता हूं, मैं चीजें महसूस कर सकता हूं, लेकिन 1 मिनट बाद मैं कुछ नहीं होऊंगा। तो ये थॉट जो उसके अंदर है तो उसको बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, बहुत ज्यादा। 1 मिनट बचा उसके पास सिर्फ। पर जब कुछ सेकंड्स बचे होते हैं वो एकदम से सोचता है कि अगर मान लो मुझे जिंदगी मिल जाए तो मैं जिंदगी जीऊंगा कैसे? कैसे जीऊंगा मैं फिर आगे जिंदगी? जो मेरे पास इतने अगर साल मेरे को मिलते हैं, उनको लंबी जिंदगी मिलती है, तो मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा मैं? उस पर आंसर नहीं है। वो घबरा जाता है जब ये चीज सोचता है कि इतनी लंबी अगर मेरी जिंदगी होगी तो मैं आगे करूंगा क्या? क्या मकसद है मेरा जीने का? क्या मीनिंग है मेरा जीने का? उसको मिलता नहीं है। इतना परेशान होता है, अपने मन ही मन कहता है गोली मार दो मुझे, क्योंकि अगर बच भी गया तो मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा, मकसद नहीं मिल रहा। पर वो बच जाता है। तो अब वो लड़कियां पूछती हैं, अगर अब वो बच गया है तो क्या उसने जिंदगी वैसे जी? क्या उसको मीनिंग मिला? क्या उसने एक एक मोमेंट को जिया? क्योंकि उसको तब मालूम पड़ा एक एक मोमेंट की कितनी वैल्यू है जब उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे। अब जब वो बच गया तो क्या उसको जिंदगी का एक एक मोमेंट की वैल्यू मालूम पड़ी? क्या एग्जैक्टली उसने जिंदगी को वैसे जिया? क्या उसने जिंदगी के हर मोमेंट को जिया? प्रिंस मिशकिन कहता नहीं, उसके बाद भी कुछ मोमेंट्स उसने बर्बाद किए। पर उसको ये बात समझ में आ गई कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, मोमेंट्स तक कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो इंटेंसिटी है लाइफ की, जो पावर है, जो इंपॉर्टेंस है जिंदगी की, वो उसको समझ में आ गई। उन लास्ट के मोमेंट से समझ में आई उसको, उन लास्ट के मोमेंट्स में। अब ये बात हो जाती है तो फिर उसमें से जो 3 लड़कियां, उसमें से एक लड़की बोलती, ये तो तुमने एग्जीक्यूशन की बात करी, गोली मारने की बात करी, क्या तुमने कभी किसी इंसान को फांसी पे देखा है? क्या तुमने फांसी पे देखा है? तुम स्विट्जरलैंड गए हो। अब लड़कियां कहती हम तो कभी गए नहीं यहाँ से बाहर, तुम तो विदेश घूम के आए, तुमने देखा किसी को फांसी पे? अब वो बताता है कि हाँ, मैंने फ्रांस में एक इंसान को देखा था गुलिटीन के फॉर्म में। गुलिटीन मैं आपको बता चुका हूं कि एक लकड़ी का तख्ता होता है, उस पर जो क्रिमिनल होता है, जी हाँ, जिसको सजा दी जाने वाली है, जो भी प्रिजनर है, तो उस लकड़ी के तख्ते पे उसका सिर रखते हैं, ऊपर से एक लोहे का ब्लेड गिरता है और जो उसका सिर है वो शरीर से अलग हो जाता है। वो ब्लेड सिर उसका काट देता है। इसको गुलिटीन बोलते थे फ्रांस में। वो कहता है मैंने देखा ये, और वो बता रहा है प्रिंस मिशकिन कि मैंने फ्रांस में देखा है। और ये बात मैं अभी बता के आया हूँ आपके फादर को, और वो जो गानिया है सेक्रेटरी, उसको बताइए मैंने एक बात। तो मैं इस पर ज़रा डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वो कहते नहीं, बताओ कुछ तो बताओ। वो कहता अभी मैंने डिस्कशन किया, मैं फिर वो रिपीट करूँ सही नहीं लगता, और बड़े डिस्टर्बिंग है वो, समझिए प्लीज़। मेरे को कहीं रातों तक नींद नहीं आई, तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से ये ना बुलवाए, बार बार मेरे से रिपीट ना करवाएं वो वाली पूरी इंसिडेंट पूरा। तो उसमें से एक लड़की बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि वो पेंटिंग करती थी,
कि ऐसी पेंटिंग बताओ, ऐसी पेंटिंग बताओ जो बहुत यूनिक हो, बड़ी स्ट्रेंज हो, बड़ी अलग हो। तो मिशकिन सोचता है, उसको बोलता है तुम ना, वो जो आदमी जब वुडन प्लेटफॉर्म पे चढ़ता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर चढ़ते हैं, लकड़ी का पूरा होता है वुडन प्लेटफॉर्म, उस पर चढ़ने के बाद वो एक जगह खड़ा होता है उस प्लेटफॉर्म पे, तब उसको वो गुलेटिन की सज़ा दी जाती है। तो जब वो इंसान सीढ़ियाँ चढ़ गया है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया है, बिल्कुल बस कुछ सेकंड्स बाद उसको गुलेटिन की सज़ा दे दी जाएगी। उस टाइम पे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है, उसके बिल्कुल चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी तुम पेंटिंग बना दो। ये मिशकिन उसको बोलता है। वो जो लड़कियाँ हैं उसमें से एक लड़की पूछ रही है, उसका नाम एडिलेडा है। एडिलेडा कह रही है मुझे बताओ कैसी पेंटिंग बनाऊँ, एकदम यूनिक पेंटिंग जो किसी ने आज तक ना बनाई हो। वो कहता तुम ये वाली पेंटिंग बनाओ, ये किसी ने नहीं बनाई होगी। गुलेटिन की सजा बिल्कुल होने से पहले, कुछ सेकंड्स पहले उस इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन। तो वो कहती है अच्छा कुछ बताओ तो सही मुझे, तब मैं तभी तो बना पाऊंगी, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है। तो वो कहता मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता हूँ, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अभी बता के आया हूँ। वो कहता है यार कि मैंने उस आदमी को देखा था, मैंने सामने देखा था, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी था यार, फिजिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा देखने में ही बड़ा बहादुर सा लगता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म चढ़ता है तो उसके पैर कहाँ पर है, उसका गला सूख रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने आसपास देख रहा है, बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। सबकी नज़रों को देख रहा है कि सब नज़रें उसके ऊपर है। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म चढ़ रहा है, वो जानता है वो मर जाएगा, सिर्फ कुछ मोमेंट्स बचे हैं उसके पास, सिर्फ कुछ मोमेंट्स। और पूरी वहां बहुत भीड़ है, लोग देखने आए हैं उसको। और ऊपर जब वो चढ़ता है प्लेटफॉर्म पे तो वहां पे एक प्रीस्ट है, एक पादरी है, उन्होंने हाथ में क्रॉस पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो प्रिजनर ऊपर जाता है, वो प्रीस्ट के हाथ से क्रॉस को पकड़ता है और अपने होठों पे चूमता है। क्रॉस को पकड़ के कई बार उसको क्रॉस को किस करता है, जैसे कि ये क्रॉस उसको कुछ आगे बहुत हेल्प करने वाला हो, उसकी डेथ के बाद कुछ बहुत बड़ी उसको हेल्प मिलने वाली हो उस क्रॉस से। उसको बार बार अपने होठों के पास लाके किस करता है क्रॉस को। उसको लगता है बस सिर्फ ये क्रॉस ही अब किसी तरह से मेरा साथी है आफ्टर लाइफ में, बाकी तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एंड मोमेंट्स में कैसे वो डिवाइन को याद कर रहा है, उसको कैसे एक होप दिखाई दे रही है डिवाइन में डेथ के बाद। ये इस पावरफुल सीन को दिखाता है और चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल पीला। इनफैक्ट जब वो सीढ़ियां चढ़ता है ना, ऊपर जाता है, तो पीले से भी चेंज होकर सफेद हो जाता है, कागज जैसा सफेद। क्रॉस को चूमने के बाद अब जब वो जो वुडन प्लेटफॉर्म है अपना सिर रखता है और अब वो वेट कर रहा है, कुछ सेकंड्स बचे हैं, कुछ सेकंड्स। अब वो वेट कर रहा है कि ऊपर से जब वो गिरेगा, लोहे का वो एक आरी सी है, आरी लोहे का फरसा है पूरा, वो एकदम से गर्दन उसकी अलग कर देगा। तो जब वो ऊपर से रिलीज होगा लोहे का फरसा, तो आवाज आएगी कट। कुछ मिली सेकंड्स की बस देरी है, जब आवाज आएगी और उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। तो वो जो कट की आवाज है ना, वो जब उसका सिर नीचे रखा है और वो वेट कर रहा है, वो ऊपर से फरसा गिरेगा, उस आवाज का वेट कर रहा है। वो सुनेगा उस आवाज को, जरूर सुनेगा उस आवाज को। सिर्फ बस कुछ मिली सेकेंड्स बचे होंगे, लेकिन उस आवाज को जरूर सुनेगा। कुछ मिली सेकेंड्स के बाद जान चली जाएगी, तो उस आवाज को सुनता है। और मिशकिन बताता है मैं वहीं था, मैं देख रहा था उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा सफेद था,
वेट कर रहा था आवाज का, और कुछ सेकंड्स बाद गर्दन अलग हो जाती है। और ये सोचिए, गर्दन अलग होने के बाद भी 5 सेकंड तक उसको अवेयरनेस है गर्दन को कि वो अलग हो गई है। तो वो जो तड़प सिर्फ 5 सेकंड के लिए उस गर्दन में रहेगी कि ये सब जिंदा है और मैं मर गया हूं, ये सब जिंदा है, मैं मर गया हूं। सिर्फ 5 सेकंड तक रहेगी। अब गर्दन अलग हो चुकी है, लेकिन 5 सेकंड तक अभी भी वो खून गर्म है, वो सोच पा रहा है। तो 5 सेकंड तक वो देख रहा है कैसे सब जिंदा है, पर मैं मर गया और सब मुझे देख रहे हैं। 5 सेकंड तक वो जो तड़प है वो कितनी ज्यादा होगी। अब ये बताता है प्रिंस मिशकिन। तो वो कहती है, लड़कियां सुन रही हैं बातों उसकी, और मिसेज अपैचिन भी सुन रही है। वो कहती है, ये सब तो ठीक है, आपने ये बताए, बड़े डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हैं, लेकिन ये बताइए आप फिर वहाँ जाके ठीक कैसे हुए, ठीक हुए कैसे? वो कहता है, एक तो मेरे डॉक्टर बड़े अच्छे थे, उनसे मैं ठीक हुआ, बट मैं रियल रीज़न बताऊँ मैं ठीक कैसे हुआ। रियल रीज़न ठीक होने का 2 वजह हैं। एक तो नेचर, वहाँ नेचर बहुत अच्छा था, मैं रोज़ नेचर के पास रहता था, पहाड़ी थी, झरने थे, पेड़ थे, मैं रोज़ वहाँ रहता था। पहला वो नेचर के मैं बहुत क्लोज रहा। और दूसरा बच्चों की वजह से। वो कहती है, बच्चों की वजह से? बच्चों से क्या लिंक है तुम्हारे ठीक होने का? वो बताता है, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत इनोसेंट। आप उनको जैसी चाबी भर दो वैसी चाबी भर जाती है उनके अंदर। आप जैसे उनके अंदर थॉट्स डाल दो वैसे ही हो जाते हैं। वो कहानी बताता है एक गरीब लड़की की, मारिया की। वो स्विट्जरलैंड के पास के गांव में गया था अपना इलाज करवाने। तो बताता है उस गांव में एक गरीब लड़की थी, मारिया, बड़ी भोली और इनोसेंट सी लड़की थी। लेकिन एक दिन कोई बाहर से एक बिजनेसमैन आता है, वो उसको ले जाता है। इन कुछ टाइम बाद उसको छोड़ जाता है वापस। और जब वो बिजनेसमैन उसको छोड़ के जाता है वापस, तो जो गांव के लोग हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसको ऐसे देखते हैं जैसे अब वो आउटसाइडर है, उस गांव की नहीं है। तो बड़ा खराब तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। और जो लड़की जो है मारिया, उसकी माँ बहुत बीमार है, वो भी एक्सेप्ट नहीं करती, घर से बाहर निकाल देती है। तो बेचारी खेतों में पड़ी हुई है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, कपड़े पूरे फट गए हैं। गांव के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसकी माँ एक्सेप्ट नहीं कर रही। माँ बीमार है, माँ मरने वाली। कुछ टाइम में उसकी माँ भी मर जाती है। और एक दिन जब माँ मर गई है, जब माँ की अर्थी पड़ी हुई है, तो लोग खड़े हुए हैं गांव के और बोलते हैं, इसने मारा अपनी माँ को, इसने मारा अपनी माँ को, मारिया ने। एक्शंस, वो कहते हैं इसके एक्शंस ऐसे थे, इसके कर्म ऐसे थे। टेंशन से मर गई इसकी माँ, घुट घुट के मर गई। लेकिन सच्चाई ये थी उसकी माँ पहले से ही बीमार थी। लेकिन मौका चाहिए लोगों को बोलने का, तो सारा ब्लेम मारिया पे डाल देते हैं, जबकि मारिया इनोसेंट है, कुछ लिंक नहीं है इस चीज़ से, उसका मदर की डेथ से। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, और ज़्यादा जो गांव के लोग हैं उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, उसे पूछते नहीं हैं, खाना नहीं मिलता, वो बेचारी बहुत परेशान रहती है। कपड़े फटे हुए हैं, खाना मिल नहीं रहा, किसी ने ऐसी बचा हुआ खाना कहीं मिल गया, पड़ा हुआ तो खा लिया। अब वो यहाँ बताता है मिशकिन की, मैंने उस मारिया को देखा था। और वो कहता है, मैं जो गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे बड़े इनोसेंट लगते थे, बहुत इनोसेंट लगते थे। बड़ों के साथ मैं टाइम नहीं बिताता था, मैं बच्चों के साथ टाइम बिताता था, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, उनका तो चालाकी नहीं है। तो बताता है कि मैंने उन बच्चों को बताया मारिया की हालत के बारे में, कि मारिया कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ है उसको। तो बच्चों ने जब उसकी बात सुनी प्रिंस मिशकिन की, तो वो भी रोने लग गए। और वो बताता है कैसे बच्चों ने फिर अपने घरों से खाना ला के मारिया को दिया, कपड़े ला के पैसे इकट्ठे करके मारिया को दिए, जबकि उनके पेरेंट्स लाइक नहीं करते थे
बच्चों का प्रिंस मिशिगन से मिलना और मारिया की हेल्प करना, लेकिन फिर भी वो कहता है बच्चों ने किया, बहुत किया उसके लिए। पर एंड में मारिया को खुद टीबी की प्रॉब्लम थी। टीबी की प्रॉब्लम पहले ज़माने में बहुत होती है, बहुत डेथ हुई है टीबी से। तो जब टीबी की प्रॉब्लम होती है तो उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल अलग। एक छोटे से जो उसकी झोपड़ी थी जहाँ उसकी मदर रहती थी उसमें बस बंद कर दिया जाता है। आखिरी के दिन है, होप भी नहीं है, कुछ नहीं है, खिड़की के पास बैठी रहती थी बेचारी, ना खाना है, कपड़े ही फटे हुए हैं, बड़ी बेहाल हालत है उसकी, हालत बड़ी बुरी है। लेकिन बच्चे उसको रोज़ सुबह शाम मिलते थे और खिड़की में से देख के उसको बोलते थे, जबकि बच्चों को सबको दूर रखा जाता था, उनके पेरेंट्स पास नहीं आने देते थे मारिया के, लेकिन बच्चे फिर भी वहाँ पहुँचते थे, खिड़की में से देख के उसको बोलते थे कि वी लव यू मारिया, वी लव यू मारिया। मारिया उनको देख के मुस्कुराती थी, खुश होती थी। पर कुछ टाइम बाद मारिया की डेथ हो जाती है और बच्चे रुकते नहीं हैं, फिर वो किसी की बात नहीं सुनते बड़ों की, वो सीधा पहुंच जाते हैं उसकी डेड बॉडी के पास और उसकी जो कॉफिन होता है उसमें गुलाब भर देते हैं, गुलाब भर देते हैं और उसके चेहरे पे जो एक गुलाब का हार होता है पूरा बना के, एक गुलाब की माला सी उसके चेहरे पे ऐसे रख देते हैं और बहुत रोते हैं बच्चे, बहुत रोते हैं। तो उसकी जब अर्थी जा रही होती है तो बच्चे कहते हैं हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, हम उठाएंगे, लेकिन बच्चों में तो इतनी ताकत नहीं होती, छोटे बच्चे हैं तो उठा के तो बड़े लोग लेके जाते हैं, लेकिन वो साथ साथ चलते हैं, पूरा वहाँ तक जाते हैं कब्रिस्तान तक और रोते हैं, खूब रोते हैं, बच्चे रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और जब उसको दफनाया जाता है तो उसकी पूरी कब्र को सजा देते हैं गुलाब से और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो बताता है प्रिंस मिशिगन कि ये बच्चों का जो इनोसेंस है, मैंने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड किया तो उस इनोसेंस ने मुझे ठीक कर दिया, मैं ठीक हो गया। शायद दवाइयों से ज़्यादा तो मैं बच्चों के इनोसेंस से ठीक हो गया, मैं नेचर से ठीक हो गया। तो इस तरह की बातें बताता है। वो कहता है कि जो हीलिंग पावर है ना, रियल हीलिंग पावर, वो इनोसेंस में, वो ब्यूटी में, नेचर की ब्यूटी में, और जो इनोसेंस है बच्चों का उसमें रियल हीलिंग पावर है। इस तरह से बातें कर रहा है वो। अब ये सब बातें होती हैं पूरी ख़त्म, तो फिर एक बात उठती है, ये मालूम पड़ता है कि जो प्रिंस मिशिगन है ये चेहरा पढ़ लेता है, फेस रीडिंग कर लेता है। तो वो तीनों बहनें जो होती हैं वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं कि चलो चलो हमारा चेहरा पढ़ के बताओ। तो जो दो बहनें होती हैं, एडिलेडा और अलेक्जेंड्रा, अलेक्जेंड्रा सबसे बड़ी है, एडिलेडा बीच की बहन है। तो उनके बारे में तो वो नॉर्मल बोलता है कि खूबसूरत हो और खुश रहती हो और सिंपल हो। एक के बारे में ये भी बोलता है कि हाँ, लेकिन अंदर थोड़ा सा आपके अंदर कुछ हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट तो है, थोड़ा आपने अंदर कुछ अपने गम छुपा रखा है, ये बात बोलता है। लेकिन जब तीसरी बहन की बात आती है, सबसे छोटी और सबसे ज़्यादा खूबसूरत, वो है अगल्या। और अगल्या ऐसा है, जैसे पूरे कॉन्वर्सेशन में दिखाई देता है, वो कंटिन्यूसली ना उसको क्वेश्चन कर रही है और उसकी बातों को काट रही है, एक तरह से बहुत क्रिटिकल उसकी बातों में क्वेश्चन उठाती है कि हाँ ये कैसे हुआ, अरे ये कैसे हुआ, अरे ये सब तो नॉर्मल है, अरे ये तो होता ही है। तो बार बार उसकी बातों को कट करती है, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन उठाती है। जब बात अगल्या की आती है, सबसे खूबसूरत भी अगल्या है, तो पूछते हैं अगल्या के बारे में तुमने कुछ बताया नहीं, बताओ अगल्या के बारे में। तो कहता है अगल्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो इतनी खूबसूरत है कि मैं इसको देख नहीं पाता, मैं इसको देख ही नहीं सकता। इसकी ब्यूटी नस्तस्या जैसी है। अब जैसे ही वो वर्ड बोलता है वो सब हैरान हो जाते हैं, तुम नस्तस्या को कैसे जानते हो, तुम तो अभी आए हो पीटर्सबर्ग में, स्विट्जरलैंड से, तुमने कब देख लिया नस्तस्या को। तो बताता है कि मैं अभी जो आपके फादर हैं एपैचिन, और जब हाँ गानिया के साथ था तब मैंने फ़ोटो देखी, गानिया ने फ़ोटो दिखाई थी। अब जो मिसेस एपैचिन है वो पहले ही शक करती हैं अपने हस्बैंड पे कि वो नस्तस्या को लाइक करता है और कहीं ना कहीं वो गानिया की शादी करवा के अपना कुछ बेनिफिट निकालना चाहता है। तो ऑलरेडी वो जानती है कि जो मिसेस एपैचिन है वो अपने हस्बैंड में शक करती थी कि फ्लर्ट है और नस्तस्या से कुछ चक्कर चलाना चाहते हैं। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है मिसेस एपैचिन को, नस्तस्या की फ़ोटो वो कहाँ से आ गई। तो बताता है वो गानिया ने फ़ोटो दिखाई मुझे
तब मैंने वहाँ देखी। तो वो कहती है अच्छा काम करो, जब लेके आओ जरा फ़ोटो। वो फ़ोटो लेके आओ। गान्या भी अपने स्टडी रूम में ही होगा, वहीं जनरल अपैचन के, वो तो चले गए बाहर, लेकिन वहीं होगा क्योंकि जनरल अपैचन तो चले गए थे उसको छोड़ के प्रिंस मिशिगन को, मैं तो जा रहा हूँ, बहाना मार के चले गए। लेकिन वो कहती हैं मिसेस अपैचन की वो गान्या अभी स्टडी रूम में ही है उनके, जाके वो फ़ोटो लेके आओ, जाओ लेके आओ। वो कहना कि मैंने मंगवाई है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, प्रिंस मिशिगन जो मिसेस अपैचन है उनके बारे में बोलता है कि आपका बॉडी जरूर बड़ी हो गई है, शरीर से आप बड़े हो गए, लेकिन अंदर से आप बच्चे ऐसे ही हो, मेरी तरह ही हो। तो हमें ये भी मालूम पड़ता है मिसेस अपैचन के बारे में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अब जब वो गान्या के पास गया है फ़ोटो लेने के लिए, तो सारी बात पता चल जाती है गान्या को, जो जो अंदर उसने डिस्कशन किया। तो गान्या कहता है तुम बड़े बेवकूफ़ आदमी हो यार, तुमने फ़ोटो वाली बात बताई क्यों बताई। वो गुस्सा करता है। फिर वो कहता है चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये मैं एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, कि चिट्ठी लेटर अगल्या को दे देना, जाओ। अब वो आ गया है फ़ोटो लेके और चिट्ठी लेके। तो अंदर जाने से पहले रूम में वो फ़ोटो को दोबारा देखता है नस्तस्या की, और फिर इधर उधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, और उस फोटो को किस करता है नस्तस्या की, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा उसकी ब्यूटी को देख के। वो कहता है इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है नस्तस्या। तो फोटो को हाथ में लेता है नस्तस्या की, इधर उधर देखता है कोई देख तो नहीं रहा, और उस फोटो को किस करता है। फिर वो अंदर चला जाता है रूम में, जहाँ पे मिसेस अपैचन और 3 लड़कियाँ हैं उनकी। तो वो फोटो दिखाता है मिसेस अपैचन को, और फिर ये लोग सब चले जाते हैं, मैटर सॉल्व हो जाता है। अगल्या बचती है। अगल्या से कहता है ये लेटर पकड़ लीजिए, ये गान्या ने दिया है, ये आप पढ़ लीजिए। अब उसने तो पढ़ ही लिया था, तो एकदम से उसके पास आती है पढ़ने के बाद अगल्या। वो कहती है तुम ये लेटर पकड़ो हाथ में और इसको पढ़ो, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो उसको। वो कहती है मैं कह रही हूँ तुम पढ़ो उसको। वो पहले तो मना करता है कि नहीं ऐसे ठीक नहीं लगता, लेटर लिखा है उसने, मैं कैसे पढ़ूँ आपके सामने। वो कहती है नहीं तुम पढ़ो। वो पढ़ता है। वो उसको बताती है कि ये जो मेरा उसको जवाब देना, उस गान्या को मेरा जवाब देना कि तुम तो मेरे साथ सौदेबाजी कर रहे थे। सौदेबाजी कैसे? वो बताती है कि गान्या चाहता है कि अगर मैं उसको एक वर्ड बोल दूं, अब वो वर्ड क्या है वो नहीं पता, गान्या चाहता है कि अगर वो उसको एक वर्ड बोल दे तो अभी सब कुछ खत्म कर दे। जैसे ही अगल्या उसको वर्ड बोलेगी तो गान्या सब कुछ खत्म कर देगा। अब वो क्या खत्म कर देगा, वो क्या वर्ड है वो नहीं मालूम पड़ता। तो गान्या बोलती है कि मैं उसको एज अ फ्रेंड बना लेती, उसके साथ एसोसिएट हो जाती, अगर वो सौदेबाजी नहीं करता। वो तो सौदेबाजी कर रहा है, बड़ा सेल्फिश आदमी है, वो झूठ बोलता है। और गान्या ने बोला था कि अगल्या ने पहले भी उसकी एक बार हेल्प की थी। तो अगल्या बताती है वो हेल्प मैंने उसको इसलिए नहीं की थी कि मैं उससे प्यार करती हूं, दया के तौर पे कर दी मैंने, तो आउट ऑफ मर्सी मैंने किया है। तो प्यार व्यार नहीं करती मैं उससे, एक बार मैं उससे एज अ फ्रेंड एसोसिएट हो जाती अगर वो सौदेबाजी नहीं करता, पर वो तो सौदेबाजी कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा बोलता है गान्या कि अगर तुमने मुझे वो वर्ड बोल दिया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। सब कुछ क्या छोड़ दूंगा, कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा है, रूबल, कुछ रूबल्स हैं, कुछ लाख रूबल, मैं वो लाख रूबल छोड़ दूंगा अगर तुमने वो वर्ड बोल दिया तो वो कहती है तो सौदेबाजी हो गई कि अगर जब तक मैं वो वर्ड नहीं बोलूंगी तब तक तुम वो पैसा छोड़ोगे नहीं, तो पैसे के से एक तरह से तुम मुझे खरीदना चाहते हो। तो कहती है मैं सौदेबाजी नहीं करती, उसको जाके बोल देना साफ साफ, कुछ बोलना ही मत, छोड़ो। अब वो आ जाता है वापस प्रिंस मिशिगन, और जो मिशिगन है और जो गान्या है अब दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। अब गान्या बड़ा उतावला है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रिंस मिशिगन पूरी कहानी बताता है। वो कहता तुमने लेटर पढ़ा, तुमने मेरा लेटर पढ़ा है तो कितनी बदतमीजी की बात है, उसने तुमसे बोला था लेटर पढ़ने को। वो कहता मैं क्या करूं, वो तो पीछे पड़ गई अगल्या, उसने लेटर खुद पढ़वाया है। तो कहता है तो बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। वो कहता है क्या बोला फिर उसने, ये बताओ जल्दी बताओ। तो वो कहता है कि उसने ये बोला है
कि मैं सौदेबाजी नहीं कर सकती और मैंने तुमसे प्यार नहीं किया और दया के तौर पे किया था। उसे बड़ा गुस्सा आता है सुन के, बहुत गुस्सा आता है, तो उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है, गालियाँ देने लग जाता है प्रिंस मिशिगन को गालियाँ दे रहा है, ठीक है, और उसको पागल बोलता है, 2-3 बार पागल बोल देता है। तो प्रिंस मिशिगन उसको बोलता है कि ये सही नहीं है, आप बीच चौराहे पे, घर से बाहर आ गए थे, आप बीच चौराहे पे खड़े होके मुझे गालियाँ दे रहे हैं, आप मुझे पागल बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन ऐसे किसी को पागल को आप पागल ना बोलें, ये बहुत हर्टफुल है, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तो आप एक काम करें, आप अपने घर जाएं, मैं अपने घर जाऊँगा। अब डिसाइड ये हुआ था, जनरल पैचन ने बोला था कि जो प्रिंस मिशिगन है वो किराए पे रहेगा, गानिया के घर में जाके किराए पे रहेगा। तो कहता है मैं आपके घर नहीं रह सकता, आप प्लीज़ गानिया, जिस तरह से आपने मुझे इंसल्ट किया है बहुत इंसल्टिंग है, मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, आप अपने घर चले जाएं, लेफ्ट में आपका घर है, राइट में मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, 25 रूबल हैं जो जनरल पैचन ने दिए थे, 25 रूबल, इसके थ्रू मैं कहीं जाके किराए पे रह लूँगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, आपने मुझे इंसल्ट कर दिया है। तो फिर गानिया को समझ में आता है गलती हो गई, सॉरी मांगता है, माफ़ी मांगता है। वो कहता है यार देखो यार, मैं इमोशंस में बह गया, समझ सकते हो तो मेरी मेंटल अभी हालत क्या है, ऐसे उसने मुझे रिजेक्ट किया गालिया ने, तो मुझे सही लग रहा, तो मैंने तैश में आके बोल दिया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ प्लीज़। तो हाथ हाथ जोड़ता है, उससे कहता है चलो तुम मेरे यहाँ चलो, तुम मेरे यहाँ रहो। अब फिर प्रिंस मिशिगन गानिया के साथ उसके घर जा रहा है, वहीं रहेगा उसके घर में। अब गानिया मन ही मन सोच रहा है आज रात कुछ ऐसा होगा जिससे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आज रात कुछ ऐसा होगा। अब क्या होगा ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसको काइंडली सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।